वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी। आज मैं वेब डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट वीडियो लेके आया हूँ। और पहली वीडियो में हालांकि हम लोगों ने ये क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, हम लोग वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या हमारे सिलेबस हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पर डे आपको एक वीडियो वेब डेवलपमेंट पे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वेब डेवलपमेंट का जो पहला इंट्रोडक्शन है वो क्लास हम लोग लेंगे और इसके अंतर्गत समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें यूज़ होती। तो ओ लेवल का जो सिलेबस है M2R5 का, ये पूरा आपको बाय सीक्वेंशियल सारा कवर किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले करना क्या है कि जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस पेपर का, वो है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। अगर हम बात करें कि वेब डिज़ाइन क्या है या वेब डिज़ाइन का क्या यूज़ होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम अगर हम बात करें तो जो हमारा वेब डिज़ाइन होता है, वेब मतलब इंटरनेट और डिज़ाइनिंग का मतलब है कि उसको कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बताया गया कि वेब डिज़ाइन इज़ द प्लानिंग एंड क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स। तो वेब डिज़ाइन जो होता है, वेबसाइट को बनाने का जो प्लान होता है, उसको जो क्रिएट करने का प्लान होता है हमारे वेबसाइट को, उसको हम लोग बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग। जैसे जब कोई वेबसाइट बनानी होगी तो ये नहीं होता है कि आप तुरंत जस्ट बैठ के तुरंत अपना वेबसाइट बनाना तुरंत शुरू कर दें, और उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें, जैसे मान लिया कोई पिज्ज़ा हब है या कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर उसका वेबसाइट हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें नीड होगी कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो वहाँ का डेटा है, उसको हम कलेक्ट करें। और जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में फिर हमें क्या क्या चीज़ें नीड है, जैसे मान लिया कि अगर जो भी होगा एक पेजेस वगैरह हमें क्रिएट करना पड़ता है, और जो इसमें हमारे एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और उसके अंतर्गत मल्टीपल आपके जो भी डेटा होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले यही बताया गया आपको कि जो वेब डिज़ाइन है ये प्लानिंग है हमारे वेबसाइट को बनाने का, और कह सकते हैं क्रिएशन एंड प्लानिंग, मतलब किसी वेबसाइट को क्रिएट करने का जो प्लान होता है वो हमारा वेब डिज़ाइन कहलाता है। फिर बताया गया कि जो हमारा अगर हम बात करें वेब डिज़ाइनिंग की, तो वेब डिज़ाइनिंग करते वक्त हमें बहुत सारे सेपरेट स्किल्स की नीड होती है और कई सारे स्किल्स वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको नीड होगी इंफॉर्मेशन की, सबसे पहले आपको नीड होगी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की। क्योंकि जैसे मान लिया अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी संस्थान का अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप वहाँ का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट करेंगे। वो कलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं, जब अब निर्भर करता है कि सामने वाला जो पर्सन है जिसके लिए हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उस वेबसाइट में किन किन चीज़ों की नीड होगी पहले ये समझ में आ जाए। देन उसके बाद में हम कैसा इंटरफेस यूज़ करेंगे, उस इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होंगी। इंटरफेस मीन्स जिस पर यूज़र हमारा काम करेगा, जिस पर यूज़र हमारा होगा, वो हमारा जो होता है वो हमारा कहलाता है यूज़र इंटरफेस, जिस पर हमारा यूज़र काम करेगा। तो इसके लिए भी हमें डिसाइड करना होता है, और ये एक स्किल होती है जो एक वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। जो हमारा वेब डिज़ाइन होता है वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आती है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि कैसे हमें मान लिया कोई वेबसाइट बननी है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कैसा होगा, और साथ में उसमें क्या क्या चीज़ें आप टू डू लिस्ट रखेंगे, साथ में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसीलिए इसमें एक टॉपिक यहाँ पे भी दिया गया है साइट स्ट्रक्चर, मतलब आपके साइट का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे अगर मान लिया हम एक पेज बनाना चाह रहे हैं, मान लिया हम एक पेज बना रहे हैं और पेज में सबसे पहले हम ऊपर टॉप पे हमने मान लिया कोई इमेजेस वगैरह सेट कर दी, कोई इमेज है वो हमने बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमें नीड हुआ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम करना चाहते हैं। जैसे आप अगर अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा कि साइड में यहाँ पे दिखता रहता है कि जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइटों में यहाँ पे जैसे होम पेज एक है, होम के लिए हो गया, एक है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर उसके बाद में एक हो हमारा मान लिया कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ का कोर्स हो गया। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग। साथ में हमारा जो वेबसाइट है उसको हम आसानी से नेविगेट कर पाएँ, ठीक है। मान लिया कोई यूज़र है तो हमें अगर ओपन करना है तो कैसे हम किसी जगह तक पहुंच सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। साथ में अगर हम बात करें तो जैसे कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत डिसाइड की जाती हैं।
कि कोई भी वेबसाइट बनाते वक्त कौन सा कलर आप यूज़ करेंगे, कौन सा फॉन्ट्स आप यूज़ करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखनी होती है। तो वेब डिज़ाइनिंग मीन्स जो हम वेबसाइट को बनाएंगे तो उसके लिए जो प्लानिंग होगी वो हमारा कहलाएगा वेब डिज़ाइन। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम समझेंगे, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट जिस नेटवर्क पे रन होती है उस नेटवर्क को बोला जाता है इंटरनेट। जिस पे हमारी वेबसाइट रन होती है उसको बोला जाता है इंटरनेट। और नेटवर्क अब क्या होता है, तो दो या दो से अधिक डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट होते हैं और अपने डेटा को शेयर करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा नेटवर्क। और इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। इसके लिए कहा गया कि द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब कि जो हमारा इंटरनेट है ये एक ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल मीन्स जो पूरी दुनिया में फैला हुआ हो, जिसको हम लोग हिंदी में वैश्विक बोलते हैं। मतलब जो तो ये हमारा जो इंटरनेट है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क है। और फिर आगे से बताया गया कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर बात की जाए तो कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में मिलकर फिर एक ग्लोबल सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। और जो हमारे इंटरनेट है फिर आगे बताया गया कि दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल शुड टीसीपी एंड आईपी। मतलब जो हमारा टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसे अगर हमारा जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर होगा वो आपस में कनेक्ट भी होना चाहेंगे, आपस में कम्युनिकेट भी करना चाहेंगे। और जब उन्हें आपस में अगर मान लिया आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो टीसीपी एंड आईपी मॉडल का यूज़ करते हैं। तो किसी भी इंटरनेट में जब हमारा डिवाइस कनेक्ट होगा तो वो यूज़ करेगा टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल को, ठीक है। और जैसे हमारे नेटवर्क्स हैं, हमारे डिवाइसेस हैं, ये आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो उस समय ये यूज़ कर रहे होते हैं टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स को, ठीक। फिर आगे बताया गया कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब ये जो हमारा इंटरनेट है ये एक नेटवर्क है, किस चीज़ का, नेटवर्क्स। मतलब जो सारे हमारे कई सारे मल्टीपल छोटे छोटे करके नेटवर्क बने हुए हैं, उन सभी का ये एक नेटवर्क है। मतलब उन सभी को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है, वो हमारा कहलाता है इंटरनेट। हालांकि जो आपका इंटरनेट है इसके अंतर्गत आपका प्राइवेट नेटवर्क भी होता है, पब्लिक नेटवर्क भी होता है, जो हमारे एकेडमिक नेटवर्क हैं ऐसे भी होते हैं। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस के, गवर्नमेंट्स के कुछ नेटवर्क्स, ये सारे आपस में कंबाइन होते हैं और एक ब्रॉड एरे के अंतर्गत आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनको बोला जाता है इंटरनेट। तो दुनिया में फैला हुआ एक जाल है इंटरनेट, और इंटरनेट कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करता है, बट कई सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमारा इंटरनेट है। तो ये आप मतलब अगर हम इसके बारे में बात करें तो कई सारे हैं। अब हमें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ देखना है कि क्या होता है। और वेबसाइट हमारा विदाउट इंटरनेट के हम उसको रन नहीं करवा सकते हैं। हमें जब भी वेबसाइट को अपने रन करवाना होगा तो उसके लिए हमें चाहिए होगा इंटरनेट। तो इसके अंतर्गत जब भी हम वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आप आसानी से वेब डेवलपमेंट को पूरी कंप्लीटली सीख पाएँ। तो आप वीडियो को जस्ट लाइक कर दीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि जो हमारा इंटरनेट है उसकी हिस्ट्री क्या है, तो जो हमारा इंटरनेट है ये माना जाता है कि ये 1970 से 1970 से 1980s के बीच में इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो इंटरनेट सबसे पहले जब बात की गई थी कि दो डिवाइस आपस में क्या कम्युनिकेट हो सकते हैं, दो डिवाइस आपस में बात कर सकते हैं। बात करने का तात्पर्य है कि अपने डेटा को वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो इंटरनेट की जो स्टार्टिंग है वो 1970 से 1980s के बीच में मानी जाती है। फिर बताया गया द इंटरनेट एज वी नो इट टूडे बिगेन एज द ARPANET। मतलब जो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हमारा था ARPANET हमारा पहला नेटवर्क है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर आप देखें तो इसके अंदर कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि हमारा सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है। तो सबसे पहला नेटवर्क जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क है वो है हमारा ARPANET का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क।
तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद में आगे बता के बिल्ड बाई ए डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो जो हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये ARPANET बनाया गया था। और सबसे पहले चूँकि जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट सबसे पहले बनाया गया था अमेरिका में और वहाँ पे इसका यूज़ किया गया था। और जो हमारा इंटरनेट है, मतलब ये जो ARPANET नेटवर्क था, इसको यूज़ किया गया था पेंटागन द्वारा। तो जो वहाँ की अमेरिकी एजेंसी थी, जो हमारा वहाँ का डिफेंस था, उसके द्वारा इस नेटवर्क को सबसे पहले यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब इसकी स्टार्टिंग थी तो बहुत छोटा नेटवर्क बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे आगे बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को इसके साथ में जोड़ा गया। ARPANET के साथ में TCP and IP का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा गया। फिर आगे बताया गया कि जो हमारा TCP and IP है ये डेवलप किया गया था 1974 में। सबसे पहले TCP and IP को डेवलप किया गया था 1974 में। और जो हमारा ARPANET नेटवर्क है इसको बंद करने की नौबत आ गई। और ऐसा कारण ये था क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी न्यूअर टेक्नोलॉजी है, अगर देखें तो आज के समय में क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, ये अलग की बात है कि पास्ट टाइम में शायद और भी चीज़ें यूज़ होती रही होंगी, कोई दूसरी चीज़ें यूज़ होती रही होगी, बट आज के समय में हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग प्रीफर करते हैं। जैसे फर्स्टली अगर आप देखें तो हमें नीड थी कि एक ग्रेटर बैंडविड्थ की नीड थी और साथ में एक न्यूअर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की नीड थी। तो इसीलिए ARPANET को 1990 में इसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद में लगभग 70s में NSFNet एक कंपनी है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो ये कंपनी है जो ये डेवलप हुई थी लगभग 70s के करीब में ये डेवलप की गई थी। और इन्होंने ही डेवलप किया 1993 में NSF, जिसका फुल फॉर्म मतलब NSF द्वारा ये डेवलप किया गया इंटर NIC नेटवर्क। तो ये इंटर NIC इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती थी और इसको डेवलप किया गया था NSFNet द्वारा। तो और इसको रिप्लेस किया गया था हमारे ARPANET नेटवर्क की जगह पे। और अब ये इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी। और अपने इंडिया में सबसे पहले पब्लिकली जो इंटरनेट हमारा अवेलेबल हुआ था वो हमारा 15 अगस्त 1995 को ये यहाँ पे मतलब पब्लिकली अवेलेबल हो गया था इंटरनेट। और जिस कंपनी ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था उसका नाम था BSNL। तो कुछ ये हमारे इंटरनेट की हिस्ट्री रही है। तो आप इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो और आप देख सकते हैं इसको, और ये इसकी हिस्ट्री रही है। उसके बाद में अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि हमारा इंटरनेट जो है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक दिया गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला टास्क है, आज के समय में जो मैक्सिमम चीज़ें यूज़ होती हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स यूज़ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। हालांकि विदाउट इंटरनेट के भी हम कर सकते हैं, बट उसकी लिमिट होती है। और हम लोग अभी तक कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इंटरनेट की मदद से करते आए हैं और आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर उसके बाद में दूसरा एप्लीकेशन है हमारा सर्चिंग। तो अगर हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे सर्चिंग है, टिकट बुकिंग करना है, कहीं ना कहीं हमें फ़ोन कॉल पे कम्युनिकेट होना है या वीडियो कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेट होना है, उसके लिए कुछ सोशल साइट्स का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे व्हाट्सएप का यूज़ कर लेंगे, फेसबुक का यूज़ कर लेंगे, ऐसे सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। और ये सारे एप्लीकेशंस विदाउट इंटरनेट के रन नहीं कर सकते, तो ऐसे इसके लिए चाहिए होता है हमें इंटरनेट। तो ये सारे जो लिखे गए हैं जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सर्चिंग, अब जैसे आज के समय में बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, चाहे वो बस का हो, एरोप्लेन का हो या फिर आपका बस का हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप सिंपल सा अपना मोबाइल निकालिए और तुरंत आप कोई भी टिकट अगर बुक करना चाहते हैं तो आप जस्ट तुरंत बुक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और आराम से घर बैठे आप अपने टिकट की बुकिंग की सुविधा ले सकते हैं। फिर जैसे हमारा ई कम्युनिकेशन, तो ई कम्युनिकेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके अगर हम किसी को मैसेज भेज पा रहे हैं, किसी से मैसेज प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है ई कम्युनिकेशन। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो व्हाट्सएप है वो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। और घर बैठे हुए हम किसी से भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पे नहीं, ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है और अब इंडिया में, और इंडिया से अगर हम चाहते हैं कि उससे कम्युनिकेट हो पाए तो उससे हम कम्युनिकेट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स। जैसे हम लोग, इसका एग्जाम्पल है आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन
ये सारे के सारे जो है हमारे ये ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी एक कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे उसको आपके यहाँ आपके दिए गए एड्रेस तक वहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं। अब इसके बाद में हम धीरे से समझेंगे कि इसके अंतर्गत इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या क्या और इसके डिसएडवांटेजेस क्या। तो अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा इंटरनेट है उसके एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इंटरनेट का वो है कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन करंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले की बात करेंगे जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट की सुविधा हमें नहीं मिली हुई थी, उस स्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेट होने के लिए कहीं पे किसी से बात करने के लिए हमें उनके यहाँ तक जाना पड़ता था, वहाँ तक हम पहुँचते थे, देन हम सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट हो पाते थे। बट आज के समय में अगर हम बात करें तो हम इंटरनेट का यूज़ करके तुरंत कर सकते हैं। पहले अगर हम बात करें तो अगर आप अपना लेटर या अपना मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं तो लगभग कई दिन लग जाते थे मैसेज को वहाँ तक पहुँचने में, और कई दिन लग जाते थे मैसेज वापस अपने हमको प्राप्त होने। अगर कोई हमें अगर कोई मैसेज भेजता है तो उसको प्राप्त करने में हमें काफ़ी टाइम लगता था, कई दिन लग जाते थे, कभी कभी तो कई महीने बीत जाते थे और तब जाके कोई मैसेज रिसीव होता था। जैसे मैंने करंटली अगर मैं कोई किसी को मैंने कोई लेटर भेज दिया डाक द्वारा, अब पता चला कि वो 10 दिन 20 दिन बाद पहुंचा और हमने उसमें अपने बारे में बता रखा था कि मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लिया 15 दिन बाद पहुंचा और हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए तो वहाँ पे सामने वाले को मैसेज मिलेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो चुका होगा। तो यहाँ पे करंट जो स्थिति है वो शेयर नहीं हो पाता था, ठीक है। हालांकि पहले के लोग पेशेंस रखते थे, आज के समय में लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और कोई भी कम्युनिकेशन है वो तुरंत करना चाहते हैं और तुरंत बात करना चाहते हैं, और ये सुविधा हमें इंटरनेट के द्वारा मिलती है। इसे लिखा भी हुआ है कि अगर हम पहले दिनों की बात करें तो जब कोई मैसेज भेजता था हमें तो उस समय कई दिन लग जाते थे, यहाँ तक कि कभी कभी 1 महीने लग जाते थे जो लेटर है उसको हम तक पहुँचने में। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो आज अगर हम कोई लेटर भेजते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजते हैं किसी भी पर्सन को, या और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी को मैसेज भेजने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज़ किया गया, जिस सिस्टम का जिस मेथड का यूज़ किया गया वो है हमारा ईमेल। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसका यूज़ किया गया सबसे पहले किसी दूसरे पर्सन को अपना मैसेज भेजने के लिए। और जब भी हम कोई मेल कर दें, कोई भी हम ईमेल कर दें, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है और हम इंटरनेट का यूज़ करके किसी को भी मेल कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारा डेस्टिनेशन है, डिलीवरी का डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हमारे मैसेज को पहुँचने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता होगा। कुछ सेकंड्स में हमारा जो डेटा है, जो भी हमारी फाइलें हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं, वहाँ तक रिच हो जाती हैं। तो पहला जो बड़ा एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन, और आज के समय में लगभग सभी पर्सन्स को नीड है कि हम सही तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएँ। फिर उसके बाद में सेकंड है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो जो हमारा इंटरनेट है ये ऑल पीपल्स को अलाउ करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सीख सकते हैं। इंटरनेट पे एंडलेस नॉलेज अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको आप कहीं ना कहीं सीख सकते हैं और किसी भी टॉपिक का आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमें कुछ सर्च करना पड़ता है, और सर्च करने के लिए हम लोग कई सारे सर्च इंजन्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, ये सारे के सारे जो हैं। गूगल जो है हमारा ये सर्च इंजन है। तो गूगल क्रोम अगर आप कहते हैं तो गूगल सर्च इंजन, और क्रोम जो है वो गूगल कंपनी का ही एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है और जो हमारा सर्च इंजन है वो सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। आगे थोड़ा सा हम समझाएंगे कि डिटेल में कि ये क्या है। फिर उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं और उसके हज़ारों आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। पहले कहा जाता था कि कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, कोई भी जानकारी प्राप्त करना कठिन है, और जब कोई पर्सन उसको बताता है या कुछ हम पढ़ते तभी हम उसको सीख सकते थे। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज कुछ भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट से। आप जब भी चाहेंगे कुछ भी सर्च करेंगे, अगर आपको कुछ जानना है तो आप तुरंत इंटरनेट पे सर्च करिए और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। और बताइएगा आप कमेंट करके ज़रूर कि आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या कुछ और किया जा सकता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके उसको आप अच्छा सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एडवांटेज में लर्निंग। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे आप कोई कोर्स, मान लिया आप करंट टाइम में वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और जिस समय आप सीख रहे हैं उस समय आप अपने इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और एक वीडियो के द्वारा आप करंट टाइम में ये चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो ये जो है लर्निंग आज के समय में बहुत आसान है। आप फ्रीली अवेलेबल बहुत सारे कंटेंट हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो डेटा हैं और एक टॉपिक के लिए हज़ारों मिलियंस डेटा अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब पे, हमारे ब्राउज़र्स, मतलब जो हमारा वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिस पे आप कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे पेड कोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत लेस कॉस्ट होती है उसकी, और उसको कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट पे बिल्कुल इंटरलेस लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है, मान लिया आप कम्युनिकेशन लर्निंग करना चाहते हैं या आप राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं या कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो ये टॉपिक है ये बेस्ट है। लर्निंग मतलब लर्निंग आसान है ऑनलाइन मदद से। और करंट टाइम में अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट काफ़ी मदद करता है हमें इसके लिए। अब जैसे मैं पहले की बात करूं तो पहले जब हम लोगों को कुछ देखना होता था, कुछ सीखना होता था, तो विदाउट बुक्स के संभव नहीं थी। पता चला कि किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछा कि किसी टॉपिक के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में पूछा, अब पता चल रहा है कि वो चीज़ कुछ नहीं है तो उसको बुक्स वगैरह में खोजा जाता था। आज के समय में तुरंत गूगल पे हम लोग सर्च कर देते हैं और उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ अगर नई चीज़ आती है तो उसको हम तुरंत समझ लेते हैं। पहले जब कोई नई चीज़ आती थी तो लोग ट्रेनिंग करवाते थे, बट आज के समय में कोई भी ट्रेनिंग, हालांकि ट्रेनिंग होती है बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इंटरनेट का यूज़ करके ये सारी सुविधाएं लेते हैं। यहाँ तक कि ट्रेनिंग्स भी अब ऑनलाइन होती हैं। उसके बाद में अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंडलेस एंटरटेनमेंट आपका मौजूद है आपके इंटरनेट पे। आप जैसा भी चाहते हैं, जितना भी चाहते हैं उतना आप एंटरटेन कर सकते हैं खुद को। और ऐसी स्थिति में आपके पास मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल कंटेंट अवेलेबल हैं, बहुत सारे जोक्स हैं, वो सारे अवेलेबल हैं कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, जिसको आप आसानी से उसका पूरा आप मज़ा ले सकते हैं और आराम से आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ये सारी सुविधाएं आप कर सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं इंटरटेनमेंट के, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमने बताई ये सारे के सारे आपके एडवांटेजेस थे इंटरनेट के, बट इंटरनेट पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसका लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। किसी हैकर्स द्वारा इसको कहीं ना कहीं कॉपी किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है, और अगर आप डेटा अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी हैकर्स हैं वो आपके डेटा को ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा सिक्योरिटी को बढ़ा के रखें, ये सारी चीज़ें हमें रखनी होती हैं और इसके लिए कई सारे मेथड्स को हमें फॉलो करना होता है, जिसको फॉलो करके हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्पैम। तो अगर स्पैम की बात की जाएगी तो इंटरनेट पे पहले जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कहीं ना कहीं हम यूज़ करते थे कोई बैनर, न्यूज़पेपर, रेडियो, है ना, ये सारी चीज़ें यूज़ करके कहीं ना कहीं हम लोग अपना प्रचार प्रसार करते थे, अपना एडवर्टाइजमेंट करते थे। बट एट दिस टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका जैसे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारा यूट्यूब है, फेसबुक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस्ट जगह है हमारा इंटरनेट, तो कहीं ना कहीं बेस्ट जगह है जहाँ पे आप अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आप कर सकते हैं और कम कॉस्ट में कर सकते हैं। और लेकिन जब भी हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा संभव होता है कि हमारे इनबॉक्स में लगातार स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं, जिसको स्पैम मीन्स होता है कि अनचाहा मैसेजेस। तो हम अगर नहीं चाहते हैं जो वो भी मैसेजेस हमें कहीं ना कहीं रिसीव होते रहते हैं, और ये मैसिव स्केल पे रिसीव होते हैं, बड़ी मात्रा में हमें रिसीव होते हैं। तो और इस चक्कर में कई बार हमारे वो मेल्स भी डिलीट हो जाते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि हम ना चाहते हुए भी उस मैसेज को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां कहीं ना कहीं हमारे इनबॉक्सेस में ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए वो सारी चीज़ें शेयर करती रहती हैं। फिर उसके बाद में है वायरस अटैक। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट पे जुड़े होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं, और कई बार आपके कंप्यूटर्स पे ये वायरस अटैक्स संभव हैं। और बहुत सारे ऐसे मैलिशियस यूज़र्स हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे इसीलिए आते हैं कि वो आपके डेटा को चोरी कर पाएँ, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर पाएँ। जो भी आपका अकाउंट है उसको हैक करके कई बार ये फाइनेंशियली भी हमें लॉस होता है, और कई बार जो ऐसे मैलिशियस यूज़र्स हैं ये डेटा को चोरी करने का काम करते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर को, हमारे डेटा को कहीं ना कहीं पर्सनली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो वायरस अटैक आज के समय में नॉर्मल सी बात है, और अगर आपका कंप्यूटर है तो उसको सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो इंटरनेट का एक बड़ा डिसएडवांटेज है वायरस अटैक, और करंट टाइम में अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप ठीक है आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में अगर आप इंटरनेट पे हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेट पे जुड़े होते हैं, और उस पर जो भी अटैकर्स हैं वो उन कंप्यूटर्स को स्कैन करते हैं जिस पे वो अटैक्स कर सकते हैं, जिसकी प्राइवेसी बिल्कुल कम होती है। तो ये चीज़ें रहती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे इंटरनेट का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हमारा वो है अफेक्ट्स फोकस एंड पेशेंस। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं करंट टाइम में जो हमारा इंटरनेट है वो हमारे फोकस और पेशेंस को कहीं ना कहीं गिरा रहा है, और जो भी हमारा फोकस है वो बहुत लो होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार हम मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हुए या लैपटॉप्स का यूज़ करते हुए हम लोग लगातार इंटरनेट से जुड़े होते हैं, और जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो तुरंत हमें रिसीव हो जाती है। तो इस वजह से हम ना तो फोकस बना पा रहे हैं और ना पेशेंस हमारा रह पा रहा है, और सोशल मीडिया इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। और कहीं ना कहीं इंटरनेट का डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको हम ना यूज़ करके बल्कि वो हमसे यूज़ करवा रहा होता है। और देखिए अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वही चीज़ें आपको बार बार रिपीट होती रहती है, और ये एक सुविधा भी है हालांकि, लेकिन यही चीज़ें अगर अन्य एप्लीकेशंस भी पे शो होती हैं तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो करंट टाइम में ये जितने भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, तो हमने आज के वीडियो में हमने कवर किया कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, वेबसाइट बनाते कैसे हैं, तो ये चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग को हमने समझा। फिर हमने बात की कि इंटरनेट क्या है, और फिर उसके बाद में हमने बात किया कि इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं और इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए जो भी इंटरेस्टेड हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स करने के लिए, इसको सीखने के लिए। और आपको एवरीडे एक वीडियो इससे रिलेटेड मिलती रहेगी, और आप इसको कम्प्लीटली पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।